हम लोग पहुंचे बेटा जर्नल पे। ये हमारे चैप्टर का नाम है जर्नल। ये आपको सम्स वाले पेजेस में लिखना है जो मैं अभी बताऊंगा इस लेक्चर में। ये हमारा टॉपिक है बैड डेट्स एंड बैड डेट रिकवरी। बैड डेट रिकवरी का दूसरा नाम बैड डेट रिटर्न भी होता है। ये हमारा टीएस गरेवाल का क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, ऊपर हेडिंग में लिखा हुआ है बैड डेट्स एंड बैड डेट रिकवरी। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है बैड डेट्स एंड बैड डेट रिकवरी। मैं थोड़ा इमेज को बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, ओके डन। अब मैं ऊपर से जर्नल एंट्री का फॉर्मेट कॉपी कर लेता हूँ। ऊपर से मैं जर्नल एंट्री ऊपर वाले क्वेश्चन में दे फॉर्मेट कॉपी कर लेता हूँ, ये वाला। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ओनर का नाम क्या है और कौन से डेट या मंथ की एंट्रीज दी हुई है। ओनर का नाम चेंज करेंगे, डेट देखेंगे, मंथ देखेंगे कौन सा है, और ये पुराने क्वेश्चन की सारी बातें डिलीट कर देंगे। चलो, ये हमारा ब्लैंक फॉर्मेट बन गया। इस तरीके से जर्नल एंट्री का फॉर्मेट होता है हमारा। 5 कॉलम होते हैं इसमें जर्नल एंट्री में। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। ये मैंने ब्लैंक फॉर्मेट बना दिया। अब ऊपर देखते हैं क्वेश्चन में कहां से स्टार्ट करना है। ये क्वेश्चन नंबर 5, पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। और यहाँ पे अब अगर देखोगे एकदम कॉर्नर में तो अप्रैल 2021 दिया हुआ है। अब यहाँ पे ओनर का नाम नहीं दिया हुआ है, हमारे बिजनेस के ओनर का नाम नहीं दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे जर्नल ऑफ डैश डैश। ओनर का नाम नहीं दिया हुआ है तो जर्नल ऑफ डैश डैश फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2021। फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2021 ये हेडिंग में लिखेंगे। पहली लाइन में जर्नल, दूसरी लाइन में ऑफ, यहाँ पे ओनर का नाम या बिजनेस का नाम आता है, फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2021। हो गया, और ये 5 कॉलम बन गया हमारे। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। यहाँ पे ऊपर हेडिंग में लिख देंगे अप्रैल 2021। डेट के कॉलम में ऊपर ही लिख देंगे अप्रैल 2021। अब यहाँ पे क्वेश्चन में फर्स्ट डेट पे लिखा हुआ है मोहन इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, received first and final dividend from his official receiver at 50 paisa in a rupee against a debt of rupees 5000। अब इसमें बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो आप शायद लाइफ में पहली बार सुन रहे होंगे। इंसॉल्वेंट मैंने पहले बताया है, डिविडेंड, ऑफिशियल रिसीवर, 50 पैसा इन रुपी, डेट। तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो मेरे को हर एक शब्द आपको प्रैक्टिकली बताना पड़ेगा क्या चीज क्या होती है। पहली बात तो इंसॉल्वेंट उस आदमी को बोलते हैं, इंसॉल्वेंट उस आदमी को बोलते हैं जो आदमी, जो इंसान, जो पर्सन हमारे पैसे खा गया। मतलब जरूरी है कि हमने मोहन को पहले कुछ महीने या कुछ साल पहले हमने मोहन को 5000 रुपीज के गुड्स बेचे थे और मोहन वो पैसे खा गया। तो मैं यहाँ पे नीचे की तरफ एक वर्किंग नोट्स बनाऊंगा और डेट वाइज मैं आपको वर्किंग नोट्स की मीनिंग बताऊंगा। ये वर्किंग नोट्स हमारे। अब एक हमारा डेटर है, आप बोल सकते हो डेटर या कस्टमर बोल सकते हो, और इसका नाम है मोहन। अब मोहन से हमको टोटल 5000 रुपीज मोहन से हमको लेने थे। टोटल 5000 रुपीज हमको मोहन से लेना था, तो मोहन हमारा डेटर या कस्टमर था। ठीक है, अब ये आदमी जो मोहन है ये इंसॉल्वेंट हो गया। इसको इंसॉल्वेंट भी बोलते हैं, बैंक करप्ट भी बोलते हैं। इंसॉल्वेंट या बैंक करप्ट एक ही बात है। तो मोहन हमारा डेटर या कस्टमर था, हमको मोहन से 5000 रुपीज लेने थे। तो जो इंसान, जो पर्सन हमारे पैसे खा गया, उस पर्सन को इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट बोलते हैं। कितना समझ में आया? इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट मतलब कोई आदमी, कोई पर्सन। ओके, आगे जाते हैं क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन में फर्स्ट डेट पे लिखा हुआ है मोहन इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, रिसीव्ड फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड। फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड बेटा ये जो डिविडेंड है ना, फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड, जब कोई हमारा कस्टमर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो इंसॉल्वेंट होते टाइम गवर्नमेंट या कोर्ट क्या करते हैं, कोई भी आदमी अगर इंसॉल्वेंट हो जाए
तो उसकी सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट लेके जाती है। जो भी आदमी इंसॉल्वेंट हो जाता है उसका घर, गाड़ी, बंगला, जमीन, सब कुछ, उसका शॉप, मशीन, लैंड एंड बिल्डिंग, एवरीथिंग गवर्नमेंट लेके जाती है। गवर्नमेंट उसको सीज कर लेती है, गवर्नमेंट ले लेती है और ये आदमी को खुद के ही घर में से निकाल देती है। फिर गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कौन से आदमी को कितना पैसा मिलेगा। तो फर्स्ट एंड फाइनल डिवीजन मतलब क्या, जब कोई आदमी इंसॉल्वेंट हो जाता है उसकी सारी प्रॉपर्टीज नीलाम हो जाती है, ऑक्शन हो जाता है, बिक जाती है। जैसे विजय माल्या, आप सबको मालूम है विजय माल्या इंडिया से चले गए, उनकी सारी गाड़ियां, गोवा वाला बंगला, एवरीथिंग सब गवर्नमेंट ने ले लिया और गवर्नमेंट ने सच में वो सारे गाड़ी बंगले बेच दिए और विजय माल्या के सारे क्रेडिटर्स को, विजय माल्या के जो भी सारी लायबिलिटीज थी, क्रेडिटर्स थे, उनको पैसे दिए। अब सारे तो नहीं दे पाएंगे, सारे पैसे तो इंडिया में छोड़ के नहीं गया, तो गवर्नमेंट ने ऑफिशियल रिसीवर मतलब जो गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंटेड लॉयर होगा, जो गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंटेड होगा, ऑफिशियल लॉयर होगा जो ये सारे काम करेगा, उसको ऑफिशियल रिसीवर बोलते हैं। मतलब एक ऐसा लॉयर जो विजय माल्या की सारी प्रॉपर्टीज बेच रहा है उसको ऑफिशियल रिसीवर बोलते हैं, ये लॉयर होता है। उसने, अच्छा फर्स्ट एंड फाइनल डिवीजन पता चला। फर्स्ट एंड फाइनल डिवीजन मतलब इतना ही पैसा हमको मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। ऑफिशियल रिसीवर मतलब लॉयर, ऑफिशियल रिसीवर मतलब लॉयर जो इसकी मोहन की सारी प्रॉपर्टीज बेचेगा। और फर्स्ट एंड फाइनल डिवीजन मतलब जितना पैसा हमको मोहन से मिलेगा, द फाइनल अमाउंट रिसीव्ड बाय अस फ्रॉम द प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टीज ऑफ मोहन। फर्स्ट एंड फाइनल डिवीजन मतलब क्या, द फाइनल अमाउंट रिसीव्ड बाय अस फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ मोहन। अब ये जो डिवीजन है, फर्स्ट एंड फाइनल डिवीजन, जब कोई आदमी इंसॉल्वेंट हो जाता है तो हमको मिलता है, ये डिवीजन अलग है। और जो हम लोगों को शेयर्स के ऊपर डिवीजन मिलता है वो अलग है। जो हम लोगों को किसी कंपनी के शेयर्स पे डिवीजन मिलता है वो डिवीजन अलग और ये वाला डिवीजन अलग, दोनों डिवीजन को मिक्स नहीं करना, दोनों डिवीजन अलग अलग है। आगे अब ये इस पॉइंट पे आ जाते हैं। Received first and final dividend from its official receiver 50 पैसा in a rupee। अब इस पॉइंट पे आ जाते हैं, 50 पैसा in a rupee मतलब क्या। अब ये जो लिखा हुआ है 50 पैसा in a rupee, इसका मतलब क्या। तो 50 पैसा in a rupee का मतलब होता है, दिमाग लगाओ, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो 50 पैसा आउट ऑफ 100 पैसा, दिमाग लगाओ, 50 पैसा आउट ऑफ 100 पैसा, ये होता है 50%, ये होता है इक्वल टू 50%। मतलब हमको मोहन से जितना भी पैसा लेना था उसमें 50% पैसा ही मिला। तो जब भी आपको ऐसा लिखा है 50 पैसा इन अ रुपी मतलब 50%। अगर आपको ऐसा लिखा हुआ हो क्वेश्चन में 20 पैसा इन अ रुपी, अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो 20 पैसा इन अ रुपी मतलब 20%, ठीक है, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो 50 पैसा मतलब 50%, 20 पैसा मतलब 20%, 10 पैसा मतलब 10%, जैसा क्वेश्चन हो, जो क्वेश्चन में दिया हुआ। तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमको मोहन जो है हमारा डेटर था वो इंस्टॉलमेंट हो गया और हमको जितना भी पैसा लेना था मोहन से उसमें हम लोगों को सिर्फ 50% पैसा ही मिला। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है अगेंस्ट अ डेट ऑफ ₹5,000, मतलब हमको मोहन से टोटल 5,000 रुपीज लेना था, उसमें से 50% पैसा मिला, 50% पैसा हमको मिला, बाकी 50% नहीं मिला। तो मोहन से हमको 5,000 रुपीज लेना था, उसका 50% होता है 5,000 का 50%, 50% मतलब आधा, तो 5,000 का आधा होता है 2,500। मतलब मोहन से हमको जितना भी पैसा लेना था उसमें से आधा पैसा मिला, 2,500 मिला। मैंने हर एक शब्द की मीनिंग बता दी। अब मैं वर्किंग नोट में लिख के बताता हूँ कि हमको मोहन से लेने थे 5,000 रुपीज,
उस 5,000 रुपीज में 50% अमाउंट हमको मिल गई। अमाउंट हमको मिल गई तो 5,000 का 50% होता है 2,500। ये पैसा हमको रिसीव हो गया और ऑब्वियसली बाकी का 50% हमको नहीं मिला। तो अगर बाकी का 50% हमको नहीं मिला तो 5,000 का 50% होता है 2,500। ये पैसा हमको नहीं मिला, ये पैसा हमको नहीं मिला। ठीक है, अब इसकी जर्नल एंट्री बनाते हैं। इसकी जर्नल एंट्री बनाते हैं। जो पैसे हमको 2,500 रुपीज मिल गए, जो पैसे हमको मिल गए वो कैश अकाउंट में डेबिट होगा। आपको मालूम है डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अगर हमारे पास आता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश हमारे पास आया तो कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट 2,500। अच्छा, ये वाला जो 2,500 है जो नहीं मिला, ये हमारा लॉस है। जितना पैसा हमको नहीं मिला उन पैसों को बैड डेट्स बोलते हैं। बैड डेट्स हमारा एक टाइप का लॉस है। बैड डेट्स हमारा एक वन टाइप ऑफ लॉस है। और आपको मालूम है कि कोई भी लॉस जब बढ़ता है तो वो डेबिट होता है। कोई भी लॉस जब बढ़ता है तो वो डेबिट होता है। कैश कम्स इन 2,500, कैश अकाउंट डेबिट। 2,500 हमारा लॉस हुआ बैड डेट्स, तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। तो कैश हो जाएगा 2,500 डेबिट, बैड डेट हो जाएगा 2,500 डेबिट। इतना समझते जाओ धीरे धीरे। कैश 2,500 डेबिट, बैड डेट्स 2,500 डेबिट। और मोहन जो है, जो मोहन हमारा डेटर था, कस्टमर था, उसका अकाउंट हम लोग क्लोज कर देंगे। और आपको मालूम है जो भी हमारा डेटर होता है, ये भी आपको मालूम है कि जो भी हमारा डेटर होता है वो हमारा एसेट होता है। और आपको ये भी मालूम है कि कोई भी एसेट जब माइनस होता है, लेस होता है, डिक्रीज होता है, जब भी कोई भी एसेट कम होता है तो हम उस एसेट को क्रेडिट करते हैं। ये भी आप सबको मालूम है, एसेट्स का क्रेडिट साइड पे माइनस होता है। तो ये हमारी जर्नल एंट्री होगी जो अभी आपको दिख रही है स्क्रीन पे। कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट 2,500, बैड डेट अकाउंट हो जाएगा डेबिट 2,500 और मोहन अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट 5,000। ये हमारी जर्नल एंट्री है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेट 1। ये डेट 1 के मैंने सारे वर्किंग नोट्स आपको बता दिए, मैंने हर एक शब्द की मीनिंग बता दी आपको। ठीक है, अभी मैं जर्नल एंट्री लिख के बताता हूँ। ये जर्नल एंट्री हमारी, यहाँ पे मैं डेट में लिखूंगा 1। 2,500 कैश हमारे पास आया, कैश अकाउंट डेबिट। 2,500 हमारा बैड डेट्स का लॉस हुआ तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। तो 5,000 रुपीज मोहन हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, और आगे अच्छी तरह 2,500 कैश हमारे पास आया, कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन। 2,500 बैड डेट्स हमारा लॉस है, कोई भी लॉस जब बढ़ता है तो वो डेबिट होता है। बैड डेट अकाउंट डेबिट, कैश डेबिट, बैड डेट डेबिट टू मोहन। मोहन जो हमारा डेटर था, डेटर का बैलेंस जब कम हो जाता है तो क्रेडिट हो जाता है। अब जितना भी मैंने ऊपर और नीचे जो भी सब कुछ लिखा है वो एग्जाम में आप नहीं लिखो चलेगा, मार्क्स इस जर्नल एंट्री के। ये जर्नल एंट्री आपने लिखी, कैश अकाउंट डेबिट 2,500, बैड डेट अकाउंट डेबिट 2,500 टू मोहन अकाउंट 5,000। ये जर्नल एंट्री आपने लिखी, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। बाकी ऊपर नीचे साइड में जो मैंने लिखा है वो सब सिर्फ आपके समझने के लिए था। नरेशन कंपलसरी है। बीइंग 50% कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन एंड 50%, इसका एक पर्टिकुलर शब्द आता है, उसको बोलते हैं रिटर्न ऑफ। क्या बोलते हैं? रिटर्न ऑफ, मतलब माइनस कर देना। रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स, मतलब 50% कैश हमको मिला, बाकी 50% जो नहीं मिला वो हमारा लॉस, बैड डेट्स। तो माइनस करने को अकाउंटेंसी में माइनस करना मतलब राइट ऑफ करना। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ये शब्द भी आपको जिंदगी भर काम आएंगे, ये सारे शब्द। अकाउंटेंसी में कुछ भी राइट ऑफ करना मतलब माइनस करना। अकाउंट्स में आप कुछ भी कभी भी माइनस कर रहे हो मतलब राइट ऑफ कर रहे हो। अब ये सारी बातें मैं यहाँ से हटा के नीचे कॉपी कर देता हूँ। ये तो मैं नीचे लिख के जाता हूँ यहाँ पे, तो आपको सारे शब्द हमेशा समझ में आए। ठीक है, अभी तक मैंने एक साथ लिख दिया। चलो, ये हो गए हमारी फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट के सारे वर्किंग नोट्स बता दिए, जर्नल एंट्री बता दी। ठीक है, अब सेकंड डेट पे जाते हैं।
फर्स्ट डेट के बाद सेकंड डेट है। सेकंड डेट बहुत इजी है। सेकंड डेट में लिखा हुआ है ₹8,000 ड्यू फ्रॉम रमेश इज नॉट रिकवरेबल। अब नॉट रिकवरेबल का मतलब भी बैड डेट से ही हुआ। नॉट रिकवरेबल का मतलब फिर से वही हुआ, बैड डेट्स। हमको सेकंड डेट में रमेश से पैसे लेने थे। अब इन शब्दों को गहराई में समझो। ड्यू फ्रॉम, एक होता है ड्यू फ्रॉम और एक होता है ड्यू टू। ड्यू फ्रॉम मतलब रिसीवेबल, मतलब हमको पैसा लेना था। ड्यू फ्रॉम रमेश मतलब हमको रमेश से पैसा लेना था। और अगर ड्यू टू लिखा हो, ड्यू टू मतलब हमको पैसा देना था। ठीक है, ये भी मैं लिख के देता हूँ, जिंदगी भर काम आएगा। सारे फ्रेजेस में समझा देता हूँ कि क्या चीज क्या होती है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेट 2। अगर कभी ऐसे लिखा हो ड्यू फ्रॉम रमेश, ड्यू फ्रॉम रमेश मतलब द अमाउंट is receivable by us from Ramesh। ड्यू फ्रॉम रमेश मतलब हमको रमेश से पैसा लेना बाकी है। और अगर कभी ऐसे लिखा हुआ हो ड्यू टू मिस्टर एक्स, अगर ड्यू टू लिखा हो मिस्टर एक्स मतलब द अमाउंट इज एबल बाय अस टू मिस्टर एक्स। तो ड्यू फ्रॉम मतलब हमको पैसे लेना बाकी है और ड्यू टू मतलब हमको पैसे देना बाकी है। तो हम लोगों को वापस क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन में सेकंड डेट में लिखा है ₹8,000 ड्यू फ्रॉम रमेश मतलब हमको रमेश से पैसा लेना था, इज नॉट रिकवरेबल। अब नॉट रिकवरेबल मतलब एक ही चीज होती है, बैड डेट्स। मतलब हमको रमेश से पैसा लेना था लेकिन वो नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा मतलब बैड डेट्स। बैड डेट्स हमारा लॉस है। लॉस जब भी बढ़ता है तो डेबिट होता है। तो ये 8,000 हो जाएगा डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट 8,000। कौन सी डेट है? सेकंड डेट। तो सेकंड डेट में आंसर में जाऊंगा, जर्नल एंट्रीज में अमाउंट लिखूंगा मैं 8,000। अमाउंट में लिखूंगा 8,000। ये 8,000 हमारा बैड डेट्स का लॉस हुआ तो मैं लिखूंगा बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। मैं यहाँ पे लिखूंगा बैड डेट्स हमारा लॉस है। कोई भी लॉस जब बढ़ता है तो डेबिट होता है। बैड डेट हो जाएगा डेबिट और रमेश अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि रमेश पहले हमारा डेटर था, हमारा एसेट था। एसेट जब भी कम होता है तो क्रेडिट होता है। तो टू रमेश मतलब रमेश हो गया क्रेडिट। बीइंग रमेश अकाउंट रिटर्न ऑफ, रमेश अकाउंट रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स। ये कॉमर्स की भाषा है, ऐसे लिखते हैं भाई। रमेश का अकाउंट हमने राइट ऑफ कर दिया क्योंकि रमेश हमको पैसा नहीं देगा। एक क्वेश्चन में शब्द लिखा हुआ था नॉट रिकवरेबल। नॉट रिकवरेबल या इररिकवरेबल मतलब बैड डेट्स। ठीक है, ये भी मैं लिख के देता हूँ नोट्स में। ये भी मैं वर्किंग नोट्स में लिख के देता हूँ कि जब भी इररिकवरेबल लिखा हुआ, इररिकवरेबल या नॉट रिकवरेबल, इररिकवरेबल या नॉट रिकवरेबल मतलब बैड डेट्स। ठीक है, आगे अब डेट 3 में जाते हैं। क्वेश्चन में डेट 3 में लिखा है श्याम who owed ₹15,000 became insolvent। ओड का मतलब भी यही होता है कि हमको शाम से पैसे लेने थे। ओड का मतलब भी यही होता है कि हमको शाम से पैसे लेने थे 15,000। श्याम who owed ₹15,000 became insolvent and 50% is received from his estate। estate मतलब प्रॉपर्टीज। तो हमको शाम से 15,000 रुपीज लेने थे। उस 15,000 में थे 50% पैसा मिला, ऑब्वियसली बाकी 50% नहीं मिला। तो 15,000 15,000 का 50% मतलब आधा। तो 15,000 का आधा होता है 7,500। 15,000 का आधा होता है 7,500। 7,500 रुपीज हमको मिले और 7,500 रुपीज हमको नहीं मिले। तो सेम जो फर्स्ट वाले का आंसर था मोहन वाले का, वही थर्ड वाले का आंसर होगा श्याम वाले का। ठीक है, सेम आंसर है। फर्स्ट वाले में भी ऐसे ही लिखा हुआ था कि 50 पैसा इन रुपी मिला,
थर्ड वाले में भी वही लिखा हुआ है 50% पैसा मिला, एक ही बात है। अब फर्स्ट और थर्ड का आंसर बिल्कुल सेम होगा, ध्यान से देखते रहना। ये थर्ड पॉइंट हमारी। अब इसमें एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन। ये शाम से हमको पैसा लेना था 15,000। 15,000 का आधा 7,500 हमको मिला, बाकी आधा 7,500 हमको नहीं मिला। शाम से हमको 15,000 लेना था, उसमें 7,500 हमको मिला, तो कैश अकाउंट डेबिट। 15,000 हमको मिला तो कैश अकाउंट डेबिट। अब 7,500 हमको मिला, 7,500 हमको मिला मतलब कैश अकाउंट डेबिट। बाकी 7,500 हमको नहीं मिला, बाकी 7,500 हमको नहीं मिला मतलब बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। जो पैसा मिला तो कैश डेबिट, जो पैसा नहीं मिला तो बैड डेट डेबिट। तो शाम अकाउंट मतलब डेटर का अकाउंट रिटर्न ऑफ। ठीक है, नरेशन भी बिल्कुल सेम आएगी। मैं ऊपर से कॉपी कर देता हूँ फर्स्ट वाले में से, बिल्कुल नरेशन भी सेम आएगी। बीइंग 50% कैश रिसीव्ड फ्रॉम शाम एंड 50% रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स। हो गया। अब लास्ट एंट्री थोड़ी सी अलग है, जो फोर्थ वाली है वो थोड़ी सी अलग है। फोर्थ वाली करते हैं सॉल्व, क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन में फोर्थ में लिखा हुआ है रिसीव्ड ₹10,000 इन कैश फ्रॉम सोहन फॉर बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। मतलब ये जो हमारा कस्टमर है, डेटर है सोहन, ये हमारे पैसे खा गया था लास्ट ईयर ये पैसे हमारे लेके भाग गया था। उसमें से 10,000 रुपीज सोहन अभी हमको वापस दे रहा है। सोहन के अंदर ईमानदारी जाग गई और बोला कि भाई मैं आपके पैसे खा गया था, मैं आपके पैसे वापस देने आया हूँ, मेरे को अपनी इज्जत ज्यादा प्यारी है, तो मैं आपको 10,000 रुपये वापस देने आया हूँ। ये पता नहीं कितने पैसे खा गया था, वो हमको पता नहीं, वो क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। सोहन कितने पैसे खा गया था हमारे, वो मालूम नहीं। अभी वो 10,000 रुपये देने आए। बेटा 200 रुपये या 100 रुपये भी देने आए ना, हमको इज्जत से ले लेने चाहिए। जितने भी पैसे दे रहे हैं हमको ले लेने चाहिए। तो 10,000 रुपीज हमको कैश मिला, तो कैश कम्स इन, कैश अकाउंट होगा डेबिट। क्रेडिट क्या होगा वो इंटरेस्टिंग है। डेबिट तो कैश होगा, सोहन ने हमको कैश दिया, रिसीव 10,000 कैश, तो डेबिट तो कैश ही होगा। अब मैं आंसर में जाता हूं, फिर धीरे धीरे लिख के समझाता हूं। फोर्थ डेट में ये फोर्थ डेट और ये अमाउंट 10,000 डेबिट, 10,000 क्रेडिट। अब डेबिट तो कैश ही होगा, वो तो क्लियर है, डेबिट कैश ही होगा। कैश अकाउंट डेबिट कितना 10,000, वो क्लियर है, वो सही है। कैश हमारे पास आया 10,000। क्रेडिट में समझने जैसा है। क्रेडिट में पहले सही आंसर बताता हूं। क्रेडिट में सही आंसर है बैड डेट रिकवरी, टू बैड डेट रिकवरी अकाउंट। ये सही आंसर मैं लिख दूं, टू बैड डेट रिकवरी। रिकवरी को रिटर्न भी बोलते हैं, रिकवरी को रिटर्न भी बोलते हैं, टू बैड डेट रिकवरी अकाउंट, या इसका दूसरा नाम होता है बैड डेट रिटर्न अकाउंट। ये दोनों एक ही बात है। अब बैड डेट रिकवरी हमारी इनकम है, धीरे धीरे समझो। बैड डेट रिकवरी हमारी इनकम है, जैसे बैड डेट्स हमारा लॉस है। अब थर्ड वाली पॉइंट देखो, थर्ड वाली एंट्री देखो, बैड डेट्स हमारा लॉस है, तो लॉस हमेशा डेबिट होता है। कोई भी लॉस बढ़ता है तो डेबिट होता है। उसी तरह बैड डेट रिकवरी हमारी इनकम है। कोई भी इनकम जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, इनकम्स का क्रेडिट साइड पे प्लस होता है। अब आप समझो एक रूल, मैंने क्रेडिट साइड पे टू सोहन नहीं लिखा, फर्क समझो। मैंने क्रेडिट साइड पे क्या लिखा, टू बैड डेट रिकवरी। चाहे हमको पैसे सोहन से ही मिले, पैसे हमको ये वाले सोहन से ही मिले तो भी सोहन का नाम नहीं आएगा। और मैं ये रूल बहुत बार बता चुका हूं, एक्सपेंस पे करते टाइम या इनकम रिसीव करते टाइम, एक्सपेंस पे करते टाइम या इनकम रिसीव करते टाइम पार्टी का नाम नहीं आता है। मैं बहुत बार बता चुका हूँ ये। तो बैड डेट रिकवरी हमारी इनकम है, इनकम रिसीव करते टाइम पार्टी का नाम सोहन नहीं आएगा। इनकम रिसीव करते टाइम पार्टी का नाम नहीं आता है, सोहन का नाम कहीं पे भी नहीं आएगा। बीइंग द अमाउंट ऑफ बैड डेट रिकवरी, बीइंग द अमाउंट ऑफ बैड डेट रिकवरी रिसीव्ड,
हाँ, नरेशन में आप लिख सकते हो बीइंग द अमाउंट ऑफ बेटर रिकवरी रिसीव्ड फ्रॉम सोहन। आप नरेशन में लिख दोगे फ्रॉम सोहन तो चलेगा, बाकी जर्नल एंट्री में डेबिट क्रेडिट कहीं पे भी सोहन नहीं होगा, जर्नल एंट्री में कहीं पे भी सोहन नहीं लिखना। तो ये रूल मैं आपको बता चुका हूं बहुत बार। क्या रूल है? रूल ये है कि while paying any expense, party's name is not recorded। कोई भी एक्सपेंस पे करते टाइम पार्टी का नाम नहीं लिखते हैं। उसी तरीके से while receiving any income, सेम तरीके से while receiving any income, party's name is not recorded। मतलब एक्सपेंस पे करते टाइम या इनकम रिसीव करते टाइम पार्टी का नाम नहीं आता है। डन। अब मैं सिर्फ एक ग्रैंड टोटल लिखूंगा और हमारे चारों एंट्रीज कंप्लीट हो गई। मैं यहाँ पे लिखूंगा ग्रैंड टोटल, चारों एंट्री का जो अमाउंट्स का टोटल होगा इक्वल टू सम। अब हमारे पास चार अमाउंट्स हैं 2500 और 2500, 5000 हुआ, 5000 और 8000, 13000 हुआ, 13000 और 15000, 13 और 15 28 हुआ, 28 और 10 38000 हुआ। मतलब डेबिट का टोटल 38000 है, तो ऑब्वियसली क्रेडिट का टोटल भी 38000 ही होगा। डेबिट का टोटल है 38000, तो क्रेडिट का भी ऑब्वियसली वही होना चाहिए जो डेबिट का है। टोटल करते टाइम ऊपर की तरफ हमेशा याद रखना सिंगल लाइन और नीचे की तरफ याद रखना डबल लाइन। जब भी आप टोटल करोगे तो ऊपर सिंगल लाइन नीचे डबल लाइन, यही डेबिट का टोटल है, यही क्रेडिट का टोटल है। एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूँ सारा क्वेश्चन आंसर। ये मेरा नंबर है, कुछ भी और सीखना हो तो ये क्वेश्चन नहीं लिखना है आपको, ये आंसर। फर्स्ट एंट्री, सेकंड, थर्ड, फोर्थ,